everyone. My name is Smriti. I am your online faculty for the subject of political science. पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी। हमने ये जाना था कि थ्योरी क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल थ्योरी की स्कोप के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना था। और मैंने आपको ये बताया था कि इस पर्टिकुलर बुक में जो पॉलिटिकल थ्योरी की है, या फॉर दैट मैटर आगे भी अगर आप इसको परस्यू करते हैं एज अ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को, तो आपको जो है थिंकर्स और स्कॉलर्स के व्यू जो हैं वो लिखने हैं। आप अपनी पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हैं, लेकिन उसको आप corroborate करेंगे या उसको आप सपोर्ट करेंगे किसी स्कॉलर के आर्ग्यूमेंट के साथ। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे पॉलिटिक्स क्या होती है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, उनके डिफरेंसेस वगैरह, जो भी सब्जेक्ट के, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो आगे सब टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो वी वर डीलिंग विद द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और हमने ये देखा था कि उसकी स्कोप क्या क्या है। अब ये जो पॉइंट्स विच आई एम मेंशनिंग आर दे स्पेसिफिकली मेंशन्ड पॉइंट वाइज एनसीईआरटी में। दैट वर द पॉइंट्स। अगर आपको जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए उसके लिए ये लैंग्वेज जो है ये पूरी एनसीईआरटी की है। ये 3 पॉइंट्स इसी टॉपिक के अंडर एनसीईआरटी में दिए गए हैं एंड आई विल डिस्कस दिस। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज स्टडीड अंडर पॉलिटिकल थ्योरी। बेसिकली इट इज स्कोप ओनली। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके ओके, हियर ओके, या यहाँ पे हम ये बेसिकली स्कोप की ही बात कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी की। इट स्टेट्स आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, जो कि मैं बात कर रही थी कि जो कौन सी कोर वैल्यूज हैं, कौन सी जो प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, वो इसके अंदर पढ़े जाते हैं। दैट शेप गवर्नमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा, बाय एग्जामिनिंग arguments and counter arguments of various thinkers। यहाँ बेसिकली वो ये बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एज ए डिसिप्लिन जैसे इवॉल्व होती है, तो उसमें बहुत नए नए व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, इसकी बहुत वेरिड इंटरप्रिटेशंस कई लोगों के द्वारा दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्ल मार्क्स जो बहुत नोटेबल थिंकर हैं कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के, उनकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है लिबरल्स से। महात्मा गांधी की डिफरेंट है इक्वालिटी की। डॉक्टर अंबेडकर की बहुत डिफरेंट है। अब बात ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कर लेते हैं पहले। अब जो कास्ट है, फॉर दैट मैटर, डॉक्टर अंबेडकर व्यूज ऑन एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। गांधी जी ने बोला था, गांधी जी को एज सच ना गांधी जी वॉज वेरी स्ट्रांगली एंड स्टॉन्चली अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हाउएवर वो कास्ट सिस्टम में यकीन रखते थे। वो ये कहते थे कि कास्ट जो है इट्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ऑन कैपेबिलिटी। कास्ट बाद में बर्थ के बेसिस पे हुई है कि मैं इस पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हो गया तो मेरा जो ऑक्यूपेशन ये रहेगा। ऋग्वेद में जब आप देखोगे, ऋग्वेदिक टाइम में जो आपको ऑक्यूपेशंस मिलते थे वो जो थी वो बेसिकली जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस थे वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलते थे। तो गांधी जी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद कैपेबिलिटी बेस्ड कास्ट ऑक्यूपेशन, कि अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप अच्छे पढ़ने वाले हो तो आप ब्राह्मण हो सकते हो। इफ़ यू नॉट वेरी स्किल्ड तो ठीक है, यू कैन डू द मीनियल जॉब्स। हाउएवर डॉक्टर अंबेडकर who was actually himself belonged to the scheduled caste, I think he was a Mahar। तो इनके लिए कास्ट बहुत बड़ी डिसेबिलिटी थी। इन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा था जब अपने बचपन में, इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी हुई थी। तो ही वॉज स्टॉन्चली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ही डिड नॉट बिलीव इन इट। इन्होंने बोला था कास्ट एज अ सिस्टम पूरा ख़त्म करो, इसका अंत होना चाहिए। गांधी जी इस व्यू पॉइंट के साथ इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो यू कैन सी ऑन अ वेरी पर्टिकुलर ऑन अ सिमिलर टॉपिक आपको 2 वेरिड व्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने बोला है, उन्होंने इक्वालिटी को ज़्यादा तवज्जो दी है लिबर्टी से।
सारी सोशलिस्ट कंट्रीज़ में, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में इक्वालिटी को फोकस किया जाता है। जो लिबरल कंट्रीज़ होती हैं जैसे यूएस की हो गई या वैसे हो गई, जो लिबरल डेमोक्रेसीज हो गई, वो लिबर्टी को ज़्यादा फोकस करती हैं इक्वालिटी को लेके। तो इनमें अलग अलग थ्योरिस्ट अलग अलग थ्योरीज देते हैं। ओवर द टाइम थ्योरीज बनती हैं, उनके लिए काउंटर थ्योरीज लेके आते हैं, ठीक है। जैसे जस्टिस की थ्योरी है, प्लेटो की भी एक जस्टिस की थ्योरी है, उसके बाद एरिस्टोटल की एक जस्टिस की थ्योरी है। बहुत रिसेंटली 1970s में जॉन रॉल्स ने एक जस्टिस की थ्योरी दी थी। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स और आइडियाज कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अलग अलग थ्योरीज आती हैं, एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को रेफ्यूट करके जो बेटर वाली होती है उसको अपनाया जाता है। दिस इज व्हाट इज स्टडीड अंडर पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। और यही आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट शेप करते हैं। अब कार्ल मार्क्स की इसी इक्वालिटी को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, सोवियत यूनियन में इक्वालिटी को फोकस दिया जाता था, यूएस में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी को बहुत ज़्यादा फोकस दिया हुआ है। सो दैट इज वाई दे शेप गवर्नमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। अब इंडिया में आपको देखने को मिला कि यहाँ अनटचेबिलिटी बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है लोगों के लिए, तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अबॉलिश किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात करी गई है ना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको जस्टिस की बात की गई है। तो इसी वजह से आइडियाज और प्रिंसिपल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, एक सोसाइटी को बनाते हैं, वो इसके अंदर पढ़े जाते हैं। ओके, लेट्स गो आगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट and it's a very contemporary example, the changing interpretations. अब मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट्स जो है ना, पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इन द डायनामिक कैसे, वो चेंज होते रहते हैं, दे कीप ऑन इवॉल्विंग। जो आज से 50 साल पहले इक्वालिटी की डेफिनेशन थी, वो आज बिल्कुल वो इक्वालिटी की डेफिनेशन से आज ब्रॉड हो गई है। या आज से 60 साल पहले जो जस्टिस की डेफिनेशन हुआ करती थी, आज से 60 साल पहले या 50 साल पहले जस्टिस का मतलब क्या होता था कि कोर्ट आपको जस्टिस दे रहा है, आप गए कोर्ट के पास, आपने केस लड़ा, कोर्ट ने जस्टिस दे दिया। अब जस्टिस ही बहुत तरह का हो गया, वो तो एक प्रोसीजरल जस्टिस हो गया कि प्रोसीजर है, लीगल जस्टिस हो गया। सोशल जस्टिस भी है कि आपको एक सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े। इकोनॉमिक जस्टिस है कि आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, कि आप जो है अपना ऑक्यूपेशन कोई भी उसको परस्यू कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं। सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस में बिना किसी हैम्परिंग के या बिना किसी डिसेबिलिटी के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो आपने देखा एक ही कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हो गई हैं। इसी वजह से ओवर टाइम एंड कमिंग अक्रॉस ब्रॉडर मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ी एग्जांपल तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का है। फंडामेंटल राइट्स की जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो यू विल सी कि नो दे से वन थिंग, लेकिन जब आप कोर्ट की जजमेंट पढ़ोगे तो यू सी कि कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट बहुत ब्रॉडली किया हुआ है। सबसे बढ़िया इसके अंदर एग्जाम्पल ना आर्टिकल 21 का है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। कैसे? राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 बोलता है कि है ना, आपको राइट टू लाइफ हम प्रोवाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन या पर्सनल लिबर्टी की हम प्रोटेक्शन देते हैं। कोर्ट ने जब इसकी इंटरप्रिटेशन करी तो कोर्ट ने बोला राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जिंदा हो, आपकी एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आप जो है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए इंटाइटल्ड हो। ठीक है, आपको एक, आप एनिमल नहीं हो, आप एक इंसान हो और आप पूरी डिग्निटी जो है वो डिजर्व करते हो। तो राइट टू लाइफ के अंदर कोर्ट ने उसको इतनी ब्रॉडली इंटरप्रेट कर दिया। कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरा जिंदा हूं, मैं गंदी इन्वायरमेंट में जिंदा हूं, इतने पोल्यूशन में मैं जिंदा हूं, नहीं, हेल्दी इन्वायरमेंट भी राइट टू लाइफ के अंदर है। ठीक है, राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ बेसिक एनिमल एग्जिस्टेंस है मेरी, कि मेरी सिर्फ सांसें चल रही है, नहीं, मेरे पास काम भी होना चाहिए ताकि मैं अपना लाइवलीहुड चला सकूं। तो राइट टू वर्क भी है जो राइट टू लाइफ के अंडर है। रिसेंटली बहुत नोटेबल एग्जाम्पल जो था राइट टू प्राइवेसी, कि मेरी प्राइवेट लाइफ को आप पब्लिक स्फीयर में नहीं यूज कर सकते, मेरा प्राइवेट डेटा जो है आप कंपनीज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकती, वो मेरी लाइफ की जो मेरे राइट टू लाइफ के खिलाफ है। तो गवर्नमेंट ने पुत्तुस्वामी जजमेंट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तुस्वामी जजमेंट में क्या बोला कि राइट टू लाइफ, राइट टू
प्रिवेसी भी है, LGBTQ राइट्स हैं जो, है ना, लेस्बियन जेंडर, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल्स, उनके जो राइट्स हैं वो भी इसके अंडर हैं, वो भी तो ह्यूमंस हैं ना, दे ऑल्सो हैव द राइट टू लाइफ, दे हैव द राइट टू चूज, तो वो भी इसके अंडर आया। तो कोर्ट्स ने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट जो था राइट टू लाइफ का, उसकी इतनी वाइड इंटरप्रिटेशन दे दी और ब्रॉड कर दिया, वो भी जो है पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर पढ़ा जाता है। ठीक है, लेट्स गो आगे। नाउ यू विल सी न्यू चैलेंजेस एंड थ्रेट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। अब आप देखोगे पॉलिटिकल थ्योरी जो ट्रेडिशनली ना, पॉलिटिकल थ्योरी गवर्नमेंट से डील करा करती थी, स्टेट से डील करती थी, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से डील करा करती थी। लेकिन जैसे जैसे एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, ज़्यादा तकनीकीकरण आया, आपने कंप्यूटर्स देखे, आपने you've seen लॉट ऑफ न्यू गैजेट्स और वो देखे, उसके साथ साथ नई चैलेंजेस भी उभर के आए। सबसे रिसेंट एग्जाम्पल में अभी आपको दिया, राइट टू प्राइवेसी का है। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं एज अ एग्जिस्टेंस में था, क्यों? क्योंकि पहले डिजिटल लाइफ ही नहीं थी, तो राइट टू डिजिटल प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे। आपकी मेरी अब एक डिजिटल लाइफ भी है, आप और मैं फ़ोन भी चलाते हैं, आप और मैं इंस्टाग्राम चलाते हैं, हमारा डेटा फेसबुक के पास भी जाता है, हम गूगल यूज़ करते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं। वो एग्जिस्टेंस हमारी पहले नहीं थी, अब हमने वो यूज़ करने लग गए हैं, जो डिजिटल गैजेट्स हमने यूज़ करने लगे हैं, हमारी डिजिटल लाइफ हो गई है, तो उससे नए चैलेंजेस भी गवर्नमेंट्स के लिए उभर के आए हैं। ठीक है, पहले आप देखोगे नॉन स्टेट एक्टर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का एज सच इतना कोई आज से इफ़ यू गो बैक लाइक 70-80 ईयर्स बैक, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज सच वर नॉट वेरी बिग, उनका इतना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता था पॉलिटिकल लाइफ में। लेकिन अब आप देखोगे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, हमारी कंट्री को इम्पैक्ट करती है। हमारे नेबरहुड में अफगानिस्तान में इनिशियली एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे तालिबान, जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, अब उन्होंने गवर्नमेंट कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अब आप देखोगे हमस है, एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, हिजबुल्लाह है, ग्रुप्स है, वो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करता है, किसकी? मिडल ईस्ट की वे करता है। अफ्रीका में बोको हराम है ना, वो सिक्योरिटी चैलेंजेस लेके आ रहा है, दे किल पीपल, ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे नए नए चैलेंजेस लेके आई हैं, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई हैं, मॉडर्न इश्यूज जो आए हैं, नए क्रिएट हो गए हैं। अब आप ये देखोगे ग्लोबलाइजेशन है, पहले क्लोज्ड गवर्नमेंट्स, क्लोज्ड कंट्रीज हुआ करती थी, हम अपनी कंट्री में रहते थे, अब आप यहाँ बैठे हो, यू कैन एक्सेस द अमेरिकन प्रोडक्ट्स, यू कैन एक्सेस अमेरिकन शोज, एवरीथिंग। क्या हो गया? वर्ल्ड कनेक्टेड हो गया। तो उनके इश्यूज भी अब हमारे इश्यूज हैं। अमेरिका में कुछ होता है या अमेरिकन की फॉरेन पॉलिसी हमको इम्पैक्ट करती है, हमारे नेबरहुड की चाइना की पॉलिसी हमको इम्पैक्ट करती है, हमारी पॉलिसी वर्ल्ड को इम्पैक्ट करती है, कंट्रीज को इम्पैक्ट करती है। तो आप देखोगे कि नए नए इश्यूज जो हैं 21st सेंचुरी में उभर के आ रहे हैं। पायरेसी, सी पायरेसी जो थी पहले इतनी नहीं थी, अब बहुत लार्ज स्केल पे वो वर्ल्ड ट्रेड को जो हैम्पर करती है, जो सी का ट्रेड होता है, मैरीटाइम ट्रेड होता है, समुद्री लुटेरे, हमने पायरेट्स ऑफ द करीबियन, दे वर प्रेजेंट। लेकिन अब सी पायरेसी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज़्यादा, जो सी के द्वारा होता है, उसे थ्रेटन करने लग गई है। क्लाइमेट चेंज आप देखोगे एज अ इशू पहले नहीं था, लास्ट 40-50 ईयर्स में एक इशू बन के निकला है कि हमारा प्लैनेट जो है वो सफ़र कर रहा है, हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन स्पीशीज़ की सर्वाइवल को थ्रेट है, एनिमल स्पीशीज़ को थ्रेट है। ये सारे नए नए इश्यूज जो हैं वो उभर के आ रहे हैं, किसमें? एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इन डायनामिक चेंजिंग वर्ल्ड में। तो ये भी स्कोप बनता है पॉलिटिकल थ्योरी का। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करती है कि वर्ल्ड में डिसीजंस जो हैं वो, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो डिसीजंस कैसे लेते हैं और वर्ल्ड जो है वो कैसे फंक्शन करेगा। ठीक है, सो दिस वाज दी, आई गेव यू न्यूमरस एग्जांपल्स, यू चेरी पिक कौन सा अच्छा लग रहा है and you can quote it under this particular heading. Okay, now we'll study about the importance of political theory. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि स्कोप क्या है। अब अगर आप देखोगे ना, स्कोप और इम्पोर्टेंस मोर और लेस सेम चीज़ है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट ही होगी, तभी वो उसको पढ़ रहे हैं ना हम। We study maths, we study algebra or we study basic arithmetic. Why?
because it's important for us, we use it in our daily life. Similarly, पॉलिटिकल थ्योरी की स्कोप के पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा ट्विस्ट एंड ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो वो उसकी इंपॉर्टेंस में भी आ जाता है. एनी हाउ आई विल डिस्कस एंड यू कैन राइट इट. सो इट्स रेलिवेंट टू ऑल प्रोफेशंस, दैट्स वेरी ऑब्वियस. पॉलिटिक्स एज अ फील्ड हमारे को सबको हर जगह इम्पैक्ट करती है. जर्नलिस्ट को दे हैव टू कैप्चर द प्रेजेंट डे न्यूज़, है ना, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़, लोगों की एक्टिविटीज़, सिविल सोसाइटी की एक्टिविटीज़. तो उनको ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो वो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन. अगर जर्नलिस्ट को यही नहीं पता कि इक्वालिटी क्या है या फ्रीडम क्या है या जस्टिस क्या चीज़ है, तो वो कैसे एक गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करेगा, कैसे हमें वो प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, और वो जो है हमको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने में हमारी हेल्प करेगा. अगर एक न्यूज़ चैनल का एंकर या एक न्यूज़पेपर का एडिटर उसे खुद ही नहीं पता कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, या एक सोसाइटी में ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं या उन वैल्यूज़ की उसको कदर नहीं है, तो ही कैन नॉट गिव अस अ अनबायस्ड ओपिनियन, और उसे पढ़ के हम अपनी ओपिनियन भी नहीं बना पाएंगे. देन वी हैव लॉयर्स. मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था लॉ और लिबर्टी के एक रिलेशनशिप के बारे में कि पॉलिटिकल जो थ्योरी है उससे डील करती है. लॉयर्स क्या करते हैं? दे डील इन लॉ, दे स्टडी लॉ. तो यही बात है, दे स्टडी कि लॉ कैसे इम्पैक्ट कर रहा है पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिक्स का लॉ पे कैसा इम्पैक्ट है. ठीक है. या जैसे अब आप देखोगे कि पॉलिटिक्स ऑफ, जब आप देखोगे कि जैसे सती थी, सती वॉज एन एज ओल्ड मैल प्रैक्टिस भी नहीं कहूँगी मैं, तो मैल प्रैक्टिस कहूँगी, इनह्यूमेन प्रैक्टिस थी, है ना, कि आपके अगर पति की जो होती है मृत्यु हो जाती है तो आप यू विल सिट ऑन द फायर पायर एंड यू विल बी बर्न्ड टू डेथ, बिकॉज अलॉन्ग विद योर डेड हस्बैंड. सो वो क्या था, उसके लिए वो एक सोसाइटल फैक्टर था, एक सोसाइटी में एक प्रथा थी, एक सोसाइटी की कल्चरल प्रैक्टिस थी. उसको काउंटर करने के लिए हम लॉ लेके आते हैं, एंटी ब्रिटिश लेके आते हैं, एंटी सती एक्ट लेके आते हैं. अब हमारे यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, इंडिया में कास्टिज्म प्रिवेल करता है, कम्युनलिज्म प्रिवेल करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम SC/ST एक्ट लेके आए थे. ठीक है. तो हम वो सब, ये लॉयर्स कैसे डील करेंगे अगर उनको पता ही नहीं होगा कि हम पढ़ के नहीं, क्योंकि ये कोर बनाती है, ये आइडियाज और ये वैल्यूज जो हैं कोर ऑफ एनी पर्टिकुलर सोसाइटी हैं. Then it develops a basic understanding of political ideas functioning in a society. That's the same I told you. वो हमें ये बताते हैं कि एक सोसाइटी का बेस क्या है. I've already explained it along with this. It makes an individual responsible. ठीक है. For example, मैं हूँ, आप हो. अगर हमें ये पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में या बेसिक पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी, तो हम आर्बिट्रेरली एक्ट करेंगे. हम अगर यही नहीं जानते कि मेरी लॉ या मेरी लिबर्टी तभी तक लिबर्टी है जब तक मैं किसी और की लिबर्टी को हैम्पर ना करूं, जब तक मैं किसी और की लिबर्टी को कर्ब ना करूं. मेरी लिबर्टी किसी और के लिए डिसेबिलिटी नहीं बननी चाहिए. ठीक है. अगर मुझे ये पता ही नहीं है तो फिर तो क्या है, सोसाइटी में क्योस हो जाएगा. वो कहेगा मेरी लिबर्टी है, वो कहेगा मैं फ्रीडम हूँ, उसका कहेगा मेरा फ्रीडम है. आपकी फ्रीडम और दूसरे के फ्रीडम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये पॉलिटिकल वैल्यूज़ जब हम पढ़ते हैं, हम अपने आप में इम्बाइब करते हैं, हम अपने आप में इंस्टिल करते हैं, तो हम एक रिस्पॉन्सिबली एक्ट और थिंक कर सकते हैं. एग्जाम्पल मैंने राइट टू वोट का दिया है. अगर आपको वोट ही नहीं पता कि उस पर्टिकुलर वोट की कीमत क्या है, व्हाट डज दैट वोट काउंट फॉर, या डेमोक्रेसी में व्हाई इज वोट वेरी इंपॉर्टेंट, तो देन यू कैन नॉट गिव योर वोट इन अ मैच्योर एंड अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. Importance of political theory. ठीक है. Of a well educated and public spirited citizenry. Political ideas और political values एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अवेकेंड सिटीजनरी है. उसे पता है कि उसके देश के लिए क्या सही है क्या गलत है. उसको पता है कि हमें ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी की फीलिंग के साथ कैसे रहना चाहिए. तो दे आर वेरी अवेकेंड एंड दे आर मैच्योर इन ऑल देयर थिंकिंग. देन पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है. पॉलिटिकल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें स्टीरियोटाइप्स पता चलते हैं कि सोसाइटी में कैसे रन करते हैं. मैं पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रही हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा इक्वालिटी का. मैंने पढ़ा कि अच्छा इक्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, हम सब बराबर हैं. लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि इंडिया में
आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी अदर नेशन। इंडिया में इनइक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती है, कैसे? कास्ट के बेसिस पे की जाती है, जेंडर के बेसिस पे हमारे यहाँ इनइक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती है। मैंने ये पढ़ा कि इंडिया में स्टीरियोटाइप्स कैसे रन कर रहे हैं, ठीक है, कि यू नो हम उनको अलग खाने के बर्तन देंगे या अलग पीने का पानी देंगे, का ग्लास देंगे। मुझे स्टीरियोटाइप्स के बारे में पता चला, मुझे ये पता चला ये गलत है, यू नो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो ये नहीं कहता। सो दैट इज हाउ I can, you know, and then I will change my attitude, I will change my attitude, I will change the attitude of the people जो मेरे आसपास हैं। मैं कोशिश करूँगी या करूँगा कि मैं एक अच्छी जो ये पॉलिटिकल आइडियाज़ जो मैंने पढ़े हैं उसे मैं अच्छा यूज़ कर पाऊँ और इसकी वाइड एप्लीकेशन मैं कर पाऊँ, ठीक है। ये आई टोल्ड यू लॉजिकल थिंकिंग, ये आइडियाज़ और थ्योरीज देके ना, ये जो हमने कोर आइडियाज़ और पॉलिटिकल थ्योरी हमने पढ़ी है, हम रैशनली सोचते हैं, हम लॉजिकली सोचते हैं, हम वो अपने यू नो बाबा आदम के ज़माने वाली थिंकिंग छोड़ देते हैं कि अरे हमारे उसमें, जैसे अब मैं बात कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। इफ़ यू गो बैक 100 years or maybe 50 years or even till today, you know, in some cases, some districts and some states that are poor, जो गर्ल चाइल्ड है या फीमेल एजुकेशन है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि जैसे कि यू नो इनको हमने वी हैव टू मैरी देम ऑफ, इनकी हमने शादी कर देंगे, इन्होंने ज़्यादा पढ़ के क्या करना है, तो उन पे हम खर्चा नहीं करेंगे। दे डोंट हैव द फ्रीडम टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, दे डोंट हैव द फ्रीडम टू स्टडी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी एज ओल्ड प्रैक्टिसेस है ना कि हमारी मतलब वो लड़की घर की इज्जत होती है, ये बाहर नहीं जा सकती। हमारी एज ओल्ड प्रैक्टिस है कि हमें जल्दी शादी करनी चाहिए होती है लड़की की। सो दैट इज व्हाट, इट्स नॉट वेरी रैशनल, इट्स नॉट वेरी लॉजिकल, क्योंकि कल्चरल प्रैक्टिस है, इतने सालों से चलती आ रही है, तो हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैंने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी, मैंने फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और मैंने पढ़ा यार फ्रीडम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है मेल्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फीमेल्स तो एंजॉय नहीं कर रही है, ठीक है, या फॉर दैट मैटर फॉर एग्जांपल ट्राइबल पॉपुलेशन तो एंजॉय नहीं कर रही है। तो फिर ये फ्रीडम कैसा फ्रीडम हुआ? तो मैंने उसके बारे में यू नो आई मेड ओपिनियन इन माई हेड, मैंने उसके बारे में पढ़ा, मैंने उसके बारे में सोचा, और मैंने एक लॉजिकली और रैशनली ये फॉर्म किया कि नहीं, अगर ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है तो फिर ये यूनिवर्सली अप्लाई होगा, ये मेल्स पे भी अप्लाई होगा, ये फीमेल्स पे भी अप्लाई होगा, ये हर कास्ट पे अप्लाई होगा, हर कम्युनिटी पे अप्लाई होगा। सो दैट इज हाउ इट डेवलप्स अ रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। नाउ वील मूव अहेड एंड वील स्टडी। अभी तक हमने ये पढ़ा पॉलिटिकल, अभी तक हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे थे, उसकी डेफिनेशन की बात कर रहे थे, हमने उसकी मीनिंग के बारे में बात करा, हमने स्कोप के बारे में बात करा, हमने उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करा। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट की, कि पॉलिटिकल साइंस क्या चीज़ है। आपकी जो सिलेबस के टॉपिक में पॉलिटिकल साइंस मेंशन नहीं है, रैदर पॉलिटिक्स मेंशन्ड है, समटाइम्स इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है। हाउएवर मैंने डिस्टिंक्शन बना दी है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स के बारे में। आई हैव गिवन बोथ ऑफ द टॉपिक्स टू यू, जौन सा भी इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन डू दैट, ओके। जो भी वहाँ मतलब पूछा जाता है वो आप लिख देंगे उसके अंदर, ठीक है जी। नाउ लेट्स हैव सम डिस्कशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब हम पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या ज़रूरत आन पड़ेगी, हमने पढ़ लिया। The word politics is derived from the Greek word polis, which means city. अब ग्रीस में क्या हुआ करता था, यहाँ पे ना सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता था, आज से अगर आप बहुत जब इनिशियल बिगनिंग पे चले जाओगे ना पॉलिटिकल साइंस की, तो आप ये देखो कि पॉलिटिकल साइंस एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। फिलॉसफी इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, एक फिलॉसफी सब्जेक्ट हुआ करता था, उसके अंडर ही पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाता था। ग्रीस के अंदर ना, ग्रीस एज अ कंट्री सिंगल कंट्री नहीं था, ग्रीस के अंदर जैसे छोटे छोटे सिटीज़ थी जो कि एक स्टेट की तरह फंक्शन करती थी। स्टेट का मेरा मतलब है यहाँ पे नेशन की तरह फंक्शन करती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं चंडीगढ़ को एक सिटी स्टेट बना लूँ, चंडीगढ़ अपने आप में कंट्री बन जाए, छोटा सा है ये सिटी है क्योंकि बहुत छोटा है साइज में, पॉपुलेशन बड़ी छोटी है, लेकिन ये फंक्शन स्टेट की तरह, एक नेशन की तरह कर रहा है। ऐसे दिल्ली एक सिटी स्टेट हो जाए, ऐसे ग्रीस में एथेंस हुआ करता था, स्पार्टा हुआ करता था,
इनको बोलते हैं हम सिटी स्टेट्स। इसको तभी ये बोलते हैं डिराइव फ्रॉम द वर्ड पॉलिस, जिसको हम बोलते हैं सिटी। जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स है, देखना ध्यान देना, यहाँ पे हम वेस्टर्न पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हम ईस्टर्न पॉलिटिक्स में इंडियन थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वो बाद में इफ यू दिस इन सिलेबस आई विल डिस्कस दैट। लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिक्स की जो शुरुआत है वो एंशेंट ग्रीस से ही हुई है। एंशेंट ग्रीक्स जो थे वो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो थे वो दे वर द फर्स्ट थिंकर्स। और फर्स्ट जो मेजर वर्क्स हैं डिस्कसिंग पॉलिटिक्स जो है रिपब्लिक है। ग्रीक थिंकर्स में सबसे बड़ा नाम प्लेटो, इनकी बुक का नाम है रिपब्लिक, ठीक है। देन वी हैव एरिस्टोटल, इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स, ठीक है। अनदर ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल एंड दैट इज एंटाइटल्ड पॉलिटिक्स। ये दोनों थिंकर्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, स्पेशली इन ग्रीक थिंकर्स, आर दे आर सो इम्पॉर्टेंट। इन्हें पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के फुटनोट्स, मतलब जो पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है ना, जो ये वेस्टर्न पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं है, कहते जो इन दोनों ने काम कर लिया ना, उसके सिर्फ फुटनोट्स हैं वो। इनका काम इतना ज़्यादा ब्रॉड और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट द इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज जस्ट नथिंग बट फुटनोट्स टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो शुरुआत होती है वो ग्रीस से होती है, इन दो बड़े नामों से, ठीक है। सी हियर इज प्लेटो एंड डेथ ऑफ सॉक्रेटिस एंड एरिस्टोटल। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग कि सॉक्रेटिस था कौन, या हिंदी में सुकरात कहते हैं। सॉक्रेटिस था कौन? प्लेटो ने किताब लिखी थी, मैंने अभी बताई आपको, जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक में अब कई लोग कहते हैं कि सॉक्रेटिस जो हैं प्लेटो के ही वाज द टीचर ऑफ प्लेटो, और प्लेटो हैं वो एरिस्टोटल के टीचर हैं। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि रिपब्लिक में ना, ये जो रिपब्लिक बुक है, इसमें अपने कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को बेटर कन्वे करने के लिए एक कैरेक्टर की फॉर्मेशन करते हैं प्लेटो, जिसका नाम जो है वो सॉक्रेटिस है। और अब प्लेटो ने अपनी किताब में ये डेथ ऑफ सॉक्रेटिस की बात करी है कि सॉक्रेटिस को जहर का प्याला दे दिया गया था बिकॉज ही वॉज क्रिटिसाइजिंग द फ्लॉड, जो डेमोक्रेसी उस टाइम डेमोक्रेसी फ्लॉड तरीके से चल रही थी, बहुत एलिटिस्ट जिसे हम कहते हैं ना, अमीर लोग और पैसे वाले लोग डेमोक्रेसी चला रहे थे। कहाँ पे? ग्रीस की सिटी स्टेट्स में। तो इस अपनी बुक में इसको काउंटर करते हुए इन्होंने ये बताया कि सॉक्रेटिस वाज वेरी मच अगेंस्ट इट और इनको जहर दे दी, इन्होंने जहर का प्याला पी लिया था। प्लेटो ने अपनी बुक में इसके बारे में बात करी है, एरिस्टोटल ने बात करी है। अब इन दोनों की जो बुक, एरिस्टोटल की बुक का नाम क्या था? पॉलिटिक्स। इन दोनों की जो बुक्स है ना, द वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत थॉरली बात करी है। इन्होंने एजुकेशन की थ्योरी की बात करी है, प्लेटो ने वो बहुत लेंथ में डिस्कस किया है एजुकेशन के बारे में, विमेन एजुकेशन के बारे में। एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है फिलोसोफर किंग का। एरिस्टोटल ने बात करी है अपनी बुक के अंदर, है ना, रेवोल्यूशन की बात करी है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर किया है, कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया है। रेवोल्यूशन की बात करिए कि रेवोल्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कॉजेज हो सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है। तो मतलब ये लोग दे वर थिंकिंग सच अहेड ऑफ देयर टाइम एंड दे हैव गिवन वेरी थॉरो एंड डिटेल्ड थ्योरीज जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बेस बनाती हैं, जिसपे कि आगे वाले आने वाले थिंकर्स ने काम किया है। सो लेट्स मूव अहेड एंड अब आप देखोगे कि ये तो हुए ग्रीक थिंकर्स। अब हम बात करते हैं देयर वर सेवरल मेजर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। व्हाट इज द टाइम ऑफ रेनेसां? इसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। अब होता क्या है, मेडिवल जो यूरोप है ना, मेडिवल यूरोप मतलब 7th 8th 11th 15th सेंचुरी, 7th to 15th सेंचुरी का कुछ यूरोप जो चल रहा है, उसको बोलते हैं वो डार्क एजेस में था। डार्क एजेस में था। डार्क एजेस में क्यों? क्योंकि वहाँ रिलीजन का बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया था। रिलीजन मतलब चर्च का बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया था।
तो वो नए साइंटिफिक आइडियाज़ को प्रमोट नहीं करते थे, और अगर कोई आते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था. यू नो द आइडियाज़ ऑफ गैलीलियो, कोपरनिकस, दे वर लुक डाउन अपॉन एंड दे वर नॉट पब्लिश्ड, और उनको बोला जाता था ये धर्म के खिलाफ हैं. चर्च जो था वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा था. कोई आर्ट में उनके डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई साइंस में कोई डेवलपमेंट उनके नहीं हो रही थी, कोई आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट नहीं हो रही थी. लेकिन 14th-15th सेंचुरी के दौरान क्या होता है कि वहाँ पे एक वेव आती है ऑफ एनलाइटनमेंट. उस पीरियड को रेनेसां बोला जाता है कि वहाँ पे यूरोप जो है वो डार्क एजेस से बाहर आता है. वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाती है आर्किटेक्चर में, आर्ट में, ऐसे ही लिटरेचर में, फिलॉसफी में, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी वो जो है एनलाइटनमेंट या वो रिफॉर्म्स जो हैं वो आते हैं. और इस टाइम फ्लोरेंटाइन, ये जगह है फ्लोरेंस, इटली में, इट्स वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. मैकियावेली इज अ पर्सन. मैकियावेली को पता है क्या बोलते हैं इसको? इसको ना वेस्टर्न कौटिल्य भी बोला जाता है. ऑल्दो इंडिया कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली भी बोला जाता है, बट आई प्रेफर कॉलिंग मैकियावेली वेस्टर्न कौटिल्य. ये बाद में आई विल सी व्हाई. 15th सेंचुरी में ये बुक लिखते हैं द प्रिंस करके. किस पे लिखी जाती है ये बुक लिखी जाती है स्टेट क्राफ्ट पे. स्टेट क्राफ्ट क्या होता है? स्टेट क्राफ्ट इज कि एक स्टेट कैसे चलनी चाहिए, उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसका राजा कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसके किंगडम का. ठीक है, उसके बारे में ये बुक लिखी जाती है. द प्रिंस ना बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सजेशंस दिए हैं एक प्रिंस को कि उसको अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, है ना. रणनीति जो है, मतलब जो राजनीतिक रणनीति के बारे में ये किताब जो है लिखी गई है. ठीक है, और इनको वेस्टर्न कौटिल्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसी ही बुक इंडिया में इनसे कई हजार साल पहले कौटिल्य ने लिखी थी, जिसका नाम था अर्थशास्त्र. इन दैट बुक ही टॉक्ड अबाउट द स्टेट क्राफ्ट, व्हाट अ किंग शुड डू. उसको अपने एनिमीज को कैसे टैकल करना है, फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, एक्सपेंशन कैसे करना है अपनी स्टेट का. वैसी बात कौटिल्य ने इनसे कई हजार साल पहले कर दी थी. 14वीं-15वीं शताब्दी में मैकियावेली की द प्रिंस में भी ये बात होती है. तो वी सीन कि कैसे जो है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन जो है इवॉल्व होता है. पहले जो ग्रीक थिंकर्स थे उन्होंने नॉर्मेटिव व्यू की बात की थी कि क्या होना चाहिए, कैसे हमें आइडियल, दे वर टॉकिंग अबाउट द आइडियल्स. वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात ग्रीक थिंकर्स क्या करते थे. फिर मिडिवल टाइम आता है, मैकियावेली आते हैं, इन्होंने बात की कि नहीं, जो वैल्यूज और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए. एथिक्स एंड पॉलिटिक्स आर डिफरेंट. इन्होंने स्टेट क्राफ्ट की बुक लिखी मैकियावेली. ठीक है, अब हम बात करते हैं सम नोटेबल थिंकर्स. दिस इज कौटिल्य. इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र. इट्स अ वेरी गुड रीड, एंड यू विल बी अमेज्ड कि वर्ल्ड लेवल का थिंकर इंडिया ने दिया था इन द फॉर्म ऑफ Kautilya. He was a pass out of Takshila University, and he was the guru of Chandragupta Maurya, or he led to the establishment of the Mauryan Empire. ठीक है, तो ये हो गया. मैकियावेली की बुक हो गई द प्रिंस. ठीक है, हॉब्स की बुक है लेवियाथन. बुक में नहीं दिया हुआ है, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. लेवियाथन का मतलब होता है सी मॉन्स्टर. यहाँ पे ना इन्होंने हॉब्स ही वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर. इन्होंने बात करी थी कि स्टेट क्यों बनती है. स्टेट मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन जो है, स्टेट का मेरा मतलब यहाँ गवर्नमेंट / नेशन से होता है, गवर्नमेंट से होता है बेसिकली. आई एम टॉकिंग स्टेट. व्हेन आई से स्टेट इट मीन्स यहाँ पे इट मीन्स गवर्नमेंट. क्यों बन रही है, उसकी ड्यूटी क्या है, क्या वो अब मन मर्जी से कुछ भी कर सकती है, क्या सिटीजन्स को उसका कहा हुआ हर चीज़ फॉलो करनी चाहिए. ही डिस्कस दैट लेंथ. यहाँ पे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे सॉवरेनिटी की बहुत डिस्कशन बहुत इन्होंने इससे करी है. लिबरल थिंकर भी बोला जाता है इनको. फर्स्ट लिबरल थिंकर के बारे में बात की जाती है. देन वील हैव मिस्टर मार्क्स, कार्ल मार्क्स. Karl Marx is a very notable thinker for the communists and socialists.
इन्होंने थ्योरी दी थी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की, इन्होंने दी है थ्योरी आपको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, बहुत ज़्यादा थ्योरी, इज अ वेरी नोटेबल थिंकर, ओके, जिन्होंने इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। क्लास थ्योरी है इनकी, सबसे नोटेबल थ्योरी इनकी क्लास थ्योरी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हाउ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व्ड फ्रॉम अ वैल्यू बेस्ड डिसिप्लिन, जो नॉर्मेटिव का मतलब होता है क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म, वैल्यू क्या होनी चाहिए, से लेके हम स्टेट क्राफ्ट पे आते हैं, फिर हम सॉवरेनिटी की हम जैसे कैसे कैसे जो पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो बढ़ता चला जाता है, सॉवरेनिटी की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, और बाद में कैसे हम क्लासेस पे आ जाते हैं एक सोसाइटी की, ठीक है, कैसे हम हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के अंदर कैसा रिलेशन है, कैसे जो इकोनॉमिक्स कंट्रोल करता है वो पॉलिटिकल सेटअप कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर सोसाइटी का। दिस इज हाउ वी सी दैट पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ओके, नाउ वी सी, हम बात कर रहे थे स्टार्ट ऑफ 17th सेंचुरी पीपल बिगैन द अप्लाई ऑफ मेथड्स ऑफ साइंस। जब आप ग्रीक थिंकर्स की बात करते हैं ना, दे वर आर्म चेयर थिंकर्स। आर्म चेयर थिंकर्स का मतलब दे यूज टू सिट ऑन द चेयर एंड दे यूज टू थिंक। कोई साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी नामक चीज़ उन्होंने नहीं लगाई, दे यूज टू क्लोज देमसेल्व्स अप इन अ रूम एंड दे यूज टू थिंक, दे टू डिवेल्व अपॉन कि अरे हाँ ये क्यों हो रहा है। कॉन्सेप्ट्स वर फॉर्म्ड इन आइसोलेशन। लेकिन 17th सेंचुरी में क्या होता है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है। मैंने आपको बताया था यूरोप में रेनेसां आ गया है, यूरोप में आ गया तो इंग्लैंड में भी आ गया है रेनेसां, ठीक है, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, इनलाइटनमेंट। तो उन्होंने क्या करा, साइंस को बहुत रेडिली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। न्यूटन इस टाइम में ही वॉज गिविंग लॉज ऑफ मोशन एंड एवरीथिंग, ग्रेविटी एंड ऑल, सब कुछ दिया जा रहा था यहाँ पे। उन्हीं प्रिंसिपल्स को, साइंस के प्रिंसिपल्स को पॉलिटिक्स में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया गया। किसके द्वारा? हॉब्स। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्क्राटिस, आई थिंक वाज द नेम ऑफ द साइंटिफिक थिंकर। मेथड्स ऑफ, इन्होंने ज्योमेट्री के मेथड्स लगाने शुरू करे। इन्होंने एक गवर्नमेंट एज ए यूनिट को ना स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके इंडिविजुअल लेवल पे उनके फंक्शंस को पढ़ना शुरू कर दिया। इन 19th सेंचुरी कार्ल मार्क्स वेबर, सोशियोलॉजिकल मेथड। कार्ल मार्क्स का तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, ठीक है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लग गए ये, ठीक है। सोशियोलॉजी में जो मेथड्स का यूज़ करा जाता था रिसर्च के लिए, वही मेथड इन्होंने यहाँ पे यूज़ करने लगे। वेबर की थ्योरी है, ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी है। ब्यूरोक्रेसी मतलब ये जो हम IAS IPS देखते हैं उसकी थ्योरी है, मार्क्स वेबर ने दी है। सो वी सी कि कैसे ओवर द टाइम जो है पॉलिटिक्स एक वैल्यू बेस्ड, एक आइडियल बेस्ड डिसिप्लिन से ये बढ़ता चला गया और उसकी स्कोप जो है वो वाइडन होती गई। उसमें सॉवरेनिटी आती गई, स्टेट का रोल आता गया, ब्यूरोक्रेसी का रोल आता गया, इकोनॉमिक्स का रोल आता गया, स्टेट क्राफ्ट का रोल आता गया। वी कैन सी दैट। सो वी सॉ टुडे, वी सॉ पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री, हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम। We saw scope, why political theory is studied, ठीक है, क्यों पढ़ी जाती है, ठीक है। हमने वो पढ़ा, the NCERT points I've covered there. पॉल साइंस as a discipline क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है, कैसे over the years it has evolved, हमने ये जाना। अब अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि पॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है, पॉलिटिकल उसकी स्कोप क्या है, पॉलिटिकल साइंस की स्कोप क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और आगे इनके हम डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टीचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट प्लीज़ लेट मी नो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।